लेखांकन में नैतिकता का इतिहास क्या है, इस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। लुकास पेसियोली, द फादर ऑफ अकाउंटिंग, ने अपनी पहली पुस्तक सुमा द अरिथमेटिक ज्योमेट्री प्रोपोर्शनलिता में लेखा नैतिकता के बारे में जो लिखा है उसे 1494 में प्रकाशित किया था। तब से नैतिक मानकों का विकास सरकारी समूहों, पेशेवर संगठनों और स्वतंत्र कंपनियों द्वारा होता आ रहा है। इन विभिन्न समूहों में नैतिकता के कई कोड का पालन करने के लिए और पेशेवर वातावरण में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए लेखाकार ने नेतृत्व किया है। ये लेखाकार जिस पेशेवर संगठन से जुड़े होते हैं उसके द्वारा तय किए हुए नैतिकता के कोड का सख्ती से पालन करते हैं। संयुक्त राज्य की लेखाकार समिति, एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स और नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स सभी के नैतिकता के सभी कोड होते हैं और कई लेखाकार एक या अधिक समितियों के सदस्य होते हैं। सन 1987 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स की स्थापना हुई। यह संयुक्त राज्य लेखाकार उद्योग में व्यावसायिकता के विकास का पहला कदम था। सन 1905 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स ने अपने सदस्यों को शिक्षित करने के लिए अपना पहला नैतिकता का कोड तैयार किया था। अक्टूबर 1907 में इसकी 20वीं सालगिरह मिलने के दौरान इसके सभी सदस्यों के बीच नैतिकता का एक बड़ा विषय बन चुका था। चर्चा के एक परिणाम के रूप में व्यावसायिक नैतिकता की एक सूची संगठन के उपनियमों में शामिल की गई। हालांकि क्योंकि संगठन के सदस्यों की सदस्यता स्वैच्छिक थी, सुझाव व्यवहार के अनुरूप करने के लिए समिति को व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य लेखाकार समितियां जैसे कि द एलियंस इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ने भी क्षेत्र के लिए नैतिकता के महत्व को आगे बढ़ाया है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स बनने से पहले इसके इतिहास में कई बार नाम परिवर्तन किया गया। AICPA ने नैतिक सिद्धांतों के 5 भागों को विकसित किया जिसकी पालना इसके सदस्यों को करनी चाहिए। वे इस प्रकार हैं: स्वतंत्रता, विश्वसनीयता, उद्देश्यपूर्णता, समर्थता और तकनीकी प्रमाण, ग्राहकों के प्रति दायित्व, साथियों के प्रति दायित्व, अन्य दायित्व एवं व्यवहार। इन भागों में प्रत्येक के लिए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट को पेशेवर के रूप में कैसे काम करना चाहिए, इस पर दिशा निर्देश प्रदान किए गए। दिशा निर्देशों का पालन करने में विफलता एक अकाउंटेंट को कम काम का अभ्यास करने से रोक दिए जाने के कारण हो सकता है। जब नैतिक सिद्धांतों का विकास होता है तो इस पर भी विचार होता है कि लेखाकार उद्योग के बाहर लोगों द्वारा यह पेशा कैसे देखा जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि नैतिकता क्या है। नैतिकता का शास्त्र या नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। नैतिकता के लिए अंग्रेजी शब्द एथिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो एथिक्स शब्द है वह ग्रीक शब्द इथोस से उत्पन्न हुआ है। नैतिकता का संबंध किससे है? नैतिकता का संबंध केवल मानव से है। इसमें व्यक्ति तथा समाज दोनों को सम्मिलित किया जाता है। नैतिकता के आनुवंशिक होने की खोज किसने की? नैतिकता के आनुवंशिक होने की खोज अमेरिका के 2 नीतिशास्त्र विशेषज्ञ जॉर्ज एवं जॉन स्टीवर द्वारा की गई। किसी लेखाकार की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या होती है? किसी लेखाकार की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? वही उसकी ईमानदारी या ईमानदार छवि है। किसी निर्णय के नीति संगत होने के लिए उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? नैतिक रूप से सही एवं उचित होना आवश्यक है। सभी संबंधित पक्षों के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। न्याय संगत एवं समानता का नियम होना आवश्यक है और न्याय मात्र होना ही नहीं बल्कि
होता हुआ प्रतीत भी होना चाहिए। निर्णय नीतिगत के अंतर्गत ईमानदारी होना आवश्यक है। आचार संहिता प्राय कितने प्रकार की होती है? लेखाशास्त्र में नैतिकता के अंतर्गत आचार संहिता प्राय 3 प्रकार की होती है। पेशेवर आचार संहिताएं, कंपनी की आचार संहिता और कंपनी की परिचालन नीतियाँ। इनमें ग्राहकों की शिकायतों के निवारण नियुक्तियाँ सम्मिलित है। पेशेवर लेखाकार का नैतिकता से क्या सरोकार है? पेशेवर लेखाकार की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विनियोगकर्ता, कर्मचारी, ऋणदाता, सरकार तथा जनसामान्य पेशेवर लेखाकारों पर निर्भर रहते हैं। पेशेवर लेखाकार की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? उसकी ईमानदार छवि है। इनमें प्रभावशाली वित्तीय प्रबंधन तथा व्यवसाय व कर से संबंधित मामलों में प्रभावपूर्ण सलाह आदि प्रमुख हैं। माल के संबंध में नैतिक आधार पर लेखांकन करते समय क्या ध्यान में रखा जाना चाहिए? माल के संबंध में नैतिक आधार पर लेखांकन करते समय माल के क्रय का लेखा करते समय बीजक की सत्यता की जांच होनी चाहिए। माल की विपरीत वापसी के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए डेबिट नोट की उपयुक्तता देखनी चाहिए। बेचे गए माल का लेखा विक्रय बीजक के आधार पर किया जाता है, जिसमें ग्राहक का नाम, पता, तिथि, माल का विवरण, बड़े की दर, धनराशि। विक्रय वापसी लेखांकन में क्रेडिट नोट महत्वपूर्ण होता है। दिखावटी लेन देन पर टिप्पणी कीजिए। स्टॉक की मूल्यांकन विधियों में इसलिए परिवर्तन करना कि उसका मूल्य बढ़ सके अथवा अधिक लाभ दिखाया जा सके। लेनदारों को लेखा वर्ष की समाप्ति के कुछ समय पूर्व भुगतान करने के लिए बट्टे का प्रस्ताव दिया जाता है। लेन देन का उद्देश्य लेखों की वास्तविक स्थिति को बदलकर प्रदर्शित करना होता है। यह लेखाशास्त्र में नैतिकता ही नहीं कही जा सकती। इससे लेख द्वारा व्यवसाय के हिताधिकारियों को सही सूचना प्रदान करने में बाधा उत्पन्न होती है। नीति शास्त्र की परिभाषा देते हुए उसकी अवधारणा को समझाइए और नीति शास्त्र कृति पर प्रकाश डालिए। नैतिकता के विभिन्न स्रोतों को समझाइए। रोकड़ प्राप्ति एवं रोकड़ भुगतान के संबंध में नैतिक आधार पर लेखांकन किस प्रकार किया जाता है? अन्य संपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में नैतिक आधार पर लेखांकन किस प्रकार किया जा सकता है? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिनका कि आपको आंसर्स भी दिए गए हैं। इनको ध्यान से पढ़िए और नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, और आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। रोकड़ प्राप्ति एवं रोकड़ भुगतान के संबंध में कुछ पॉइंट्स हैं। रोकड़ प्राप्ति की संरचना में नैतिक आधार पर लेखांकन करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। और रोकड़ भुगतान के संबंध में क्या क्या ध्यान रखना होगा कि समस्त भुगतान व्यवसाय से संबंधित होने चाहिए। नकद भुगतानों का ही लेखा किया जाना चाहिए। प्रत्येक भुगतान का लेखा प्राप्तकर्ता द्वारा जारी की गई छपी हुई रसीद के आधार पर होना चाहिए। प्रत्येक भुगतान रसीद पर संस्था के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर से अधिकृत किया जाना आवश्यक है और वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण करवाकर प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। इसी तरह संपत्तियों दायित्वों के संबंध में नैतिक आधार पर लेखांकन किस प्रकार किया जाएगा? संपत्तियां जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग आदि का लेखा करते समय लेखाकार के पास सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित ऐसे प्रमाणक होने चाहिए जिससे ये साबित हो सके
कि संपत्ति का स्वामित्व संस्था के पास है, संपत्ति वास्तव में अस्तित्व में है, संपत्तियों को विभिन्न वर्गों के अनुसार विभाजित किया हुआ होना चाहिए, विभिन्न दायित्वों जैसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं से लिए गए ऋण का लेखा करते समय लेखाकार के पास प्रमाणक के रूप में पर्याप्त आधार होना चाहिए जो ये बताता हो कि दायित्व किस प्रकार का है, जैसे अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन, दायित्व व्यवसाय से संबंधित हो, दायित्व उपयुक्त रूप से अधिकृत हो।